Welcome everyone. I Dr. Anjali Saxena welcome you all. Dear learners, one by one हम Unit 1, Unit 2, Unit 3 and Unit 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। और आज हम अपना लास्ट मॉड्यूल या कहें लास्ट यूनिट पॉलीमर एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 के। तो 2019-20 जो कि लेटेस्ट हमारा पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये था इस मॉड्यूल से, सिंपल मॉलिक्यूल्स डू नॉट पॉलीमराइज जस्टिफाई। सिंपल मॉलिक्यूल पॉलीमराइज नहीं होते हैं, जस्टिफाई करिए। और सेकंड क्वेश्चन था इलिस्ट्रेट वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर कंपोजिट। तो सबसे पहले 2019-20 के ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि सिंपल मॉलिक्यूल डू नॉट पॉलीमराइज। सो डियर स्टूडेंट, पॉलीमराइजेशन की एक कंडीशन है जब तक हमारे मोनोमर्स की फंक्शनैलिटी 2 या 2 से ज्यादा नहीं होगी पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। फंक्शनैलिटी मींस नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट इन अ मोनोमर। सो कंडीशन क्या है? फंक्शनैलिटी शुड बी 2 और मोर देन 2। तो जब तक हमारे मोनोमर्स की फंक्शनैलिटी 2 या 2 से ज्यादा नहीं होगी पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। अब ये फंक्शनैलिटी देखते हैं, फंक्शनैलिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके N मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर पॉलीएथिलीन बनाते हैं। ये हम अपने लेक्चर में भी समझ चुके हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है। एडिशन रिएक्शन हो रही है चाहे वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से हो रही है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से हो रही है, अनायनिक पॉलीमराइजेशन से हो रही है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कोई मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। अब डबल बॉन्ड के जब तक दोनों तरफ मॉलिक्यूल ऐड नहीं होगा तब तक पॉलीमर चेन नहीं बनेगी, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई इसी को बोलते हैं फंक्शनैलिटी। अगर हम देखें तो एक बॉन्डिंग साइट ये है और एक बॉन्डिंग साइट लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक बॉन्डिंग साइट इधर है, एक बॉन्डिंग साइट इधर है। तो जब तक फंक्शनैलिटी 2 या 2 से ज्यादा नहीं होगी पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमसे कहा है इल्यूस्ट्रेट द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमेरिक कंपोजिट। पॉलीमेरिक कंपोजिट्स हम पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। हमने जो अपनी वीडियो देखी थी जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया था, उसमें कंपोजिट आपको बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। तो कंपोजिट्स क्या होते हैं और उनकी क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन हमसे पूछे गए 2 नंबर पे। तो अगर कंपोजिट की हम देखें तो कंपोजिट क्या होते हैं? एक मल्टीफेस मटेरियल होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल और केमिकल डिस्टिंक्ट फेसेस होती हैं और एक इंटरफेस उनको सेपरेट करती है। इसको कुछ हमने इस तरीके से समझा था, अगर आप याद करें तो एक कंपोजिट क्या होता है? एक कंपोजिट होता है जो कि मेटल, सिरेमिक और पॉलीमर से मिलके बनता है। तो एक मल्टी फेस मटेरियल होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फेस होती हैं, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट। तो कंपोजिट इन 3 से मिलके बन सकता है। तो इसकी हम डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। जब हम इन सब मटेरियल्स को मिलाएंगे तो 2 या 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट फेसेस होंगी, एक मल्टी फेस मटेरियल बनेगा। यहाँ मेटल, सिरेमिक, पॉलीमर आपस में मिलकर एक इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन देंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फेस होंगी और ये एक अल्टीमेट प्रॉपर्टी देने वाला कंपाउंड बना देंगे, अल्टीमेट प्रॉपर्टी देने वाला एक मटेरियल बना देंगे जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट। तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है जिसमें इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी लॉस करके एक आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी शो करने वाला नया मटेरियल क्रिएट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था इसमें 2 फेस होती है, एक रेनफोर्स फेस, एक मैट्रिक्स फेस। लेकिन यहाँ हमसे पूछा हुआ है इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, तो इनकी एप्लीकेशन नोट करते हैं 2 मार्क्स। कंपोजिट्स का हमारे साइंस में एक वास्ट यूज है। अगर इसको 1 by 1 ब्रॉड हेडिंग में देखें तो जो इसका यूज है, नंबर 1 दैट इज इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देखें तो जहां भी हमें लाइट वेटेड ट्रांसपोर्ट चाहिए जैसे कि रेसिंग बोट्स, रॉकेट कंपोनेंट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, वहां पर कंपोजिट यूज होता है। सेकेंड, अगर इसका ब्रॉड हम देखें एक एप्लीकेशन, तो जितने भी हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्पोर्टिंग गुड्स, हम लॉन टेनिस रैकेट की बात करें या इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं म्यूजिक के जैसे कि तबला, इन सब में कंपोजिट्स का यूज होता है। नंबर 1 स्पोर्टिंग गुड्स का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं लॉन टेनिस रैकेट। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो तबला।
तो यहाँ पर हमसे 2 नंबर में एप्लीकेशन पूछे हुए थे कंपोजिट के, तो हम इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक बार 2 मार्क्स में एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट भी पूछा जा चुका है। तो कंपोजिट की अगर एडवांटेजेस की हम बात करें तो ये एक्सीलेंट थर्मल मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करती हैं। इसके अलावा ये लाइट वेटेड होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, ड्यूरेबिलिटी शो करते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस कि इनकी एडवांटेजेस क्या है, हमें क्यों यूज करना चाहिए। बट यहाँ हमसे पूछा हुआ था एप्लीकेशंस। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम 2019-20 का फर्स्ट सेम का पेपर के ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इंपॉर्टेंट, जो कि यूनिट 5 के हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीमर ब्लेंड्स। तो आइए देखते हैं इसको, पॉलीमर ब्लेंड्स क्या होते हैं। ये 2 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली मिलता है। कंपोजिट हमारा 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आता है। तो पॉलीमर ब्लेंड क्या है, वहां पर हमने देखा था कंपोजिट में 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल मिलके एक नया कंपाउंड बना देते थे। एक आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी शो करने वाला कोई भी एक मटेरियल हमें मिल रहा था। पॉलीमर ब्लेंड क्या होता है, पॉलीमर ब्लेंड एक ऐसा फिजिकल मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा पॉलीमर का, जहां पर उनके बीच में बॉन्ड नहीं बना है, सब अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक प्रॉपर्टी ए चाहिए, एक प्रॉपर्टी बी चाहिए, तो कोई एक ऐसा पॉलीमर जो ए प्रॉपर्टी देता है, कोई एक ऐसा पॉलीमर जो बी प्रॉपर्टी देता है, उनको एक फिक्स रेशो में मैं मिला दूं। मिलाने के तरीके हमने अलग अलग पढ़ चुके हैं इसके इंडिविजुअल लेक्चर में, चाहे हम मैकेनिकल ब्लेंड बनाएं, या हम सॉल्यूशन कास्ट ब्लेंड बनाएं, या हम आईपीएन इंटरपेनिट्रेटिंग नेटवर्क पॉलीमर बनाएं, या केमिकल कास्ट ब्लेंड बनाएं। वो मिलाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई एक ऐसा फिजिकल मिक्सचर होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीमर या कोपॉलीमर मिला दिए जाएंगे और उनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड ना हो, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीमर ब्लेंड। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब पॉलीमर ब्लेंड, हम इसे पॉली ब्लेंड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल है PET पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट और पॉलीब्यूटाइल टेरिथैलेट को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये एक पॉलीमर ब्लेंड बनता है, जो कि वास्टली यूज होता है हमारी डिफरेंट रेजिन्स में। इसके अलावा अगर इसका हम टाइप्स देना चाहें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं कि इसकी क्या टाइप्स हैं। तो ये 2 टाइप का होता है, नंबर 1 मिसिबल ब्लेंड, नंबर 2 इमिसिबल ब्लेंड्स। तो जब हम पॉलीमर ब्लेंड को बना रहे हैं और वो केवल एक ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करें, ओनली 1 TG शो करें, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी ग्लासी फेस की प्रॉपर्टी शो करे, उसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो 1 TG अगर शो कर रहा है तो वो मिसिबल ब्लेंड्स होंगे, और अगर वो 1 से ज्यादा शो कर रहा है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो उसको हम इमिसिबल पॉलीमर ब्लेंड कहते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, ब्लेंड्स क्या है, कितने तरीके के होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम अपने इंडिविजुअल लेक्चर्स में समझ चुके हैं, जिनका लिंक एज अ प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 2018-19 सेकेंड सेम का। What are biodegradable polymers? Discuss their applications. तो हमसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं ये पूछा है और इसकी एप्लीकेशंस पूछी हैं। तो हमारा 1 नंबर के पार्ट में तो हमसे डेफिनेशन पूछी हुई है और 1 नंबर में हमसे एप्लीकेशन पूछी हुई है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनका बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन हो सके। बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन हो सके मींस बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू, इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू पॉलीमर चेन टूट जाए, तो ऐसे पॉलीमर को हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। आइए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। बायोडिग्रेडेशन कहें या बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन कहें, तो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू डिग्रेडेशन हो जाना पॉलीमर का, इसी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस। नंबर 1, इसका पहला एप्लीकेशन है डेक्स्ट्रॉन की फॉर्म में। डेक्स्ट्रॉन एक ऐसा पॉलीमर है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस के लिए यूज होता है और इसमें पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है। सेकंड, हम जानते हैं जितनी भी बायोप्लास्टिक्स होती हैं या जिन्हें हम ग्रीन प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं, दे आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो पॉलीलैक्टिक एसिड को जब किसी पॉलीअमाइड या पॉलीएस्टर फंक्शनल ग्रुप के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है तब बायोप्लास्टिक मिलती है।
थर्ड, अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो जो पॉलीलैक्टिक एसिड होता है वो ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे जितने भी कैप्सूल्स होते हैं जिनकी कवरिंग होती है जो बॉडी में अंदर जाके डिसॉल्व हो जाती है, तो जिसके अंदर मेडिसिन फिल हुई होती है उसको कवर करना, ड्रग डिलीवरी के लिए जो यूज होते हैं वो पॉलीलैक्टिक एसिड होता है, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं अपने 2019-20 के फर्स्ट सेम के क्वेश्चन और 2018-19 सेकेंड सेम के क्वेश्चन। देखते हैं 2018-19 फर्स्ट सेम के क्वेश्चन। Why a dry ether solvent important for the preparation of Grignard reagent? और सेकेंड क्वेश्चन आया है राइट द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन एंड टेरिलीन्स। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Why a dry ether solvent important for the preparation of Grignard reagent? डियर स्टूडेंट, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर किया जाता है तो किसी एल्किल हैलाइड की जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई जाती है किसी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका ये जो बॉन्ड है RMgX, इसमें ये R एज ए बेस वर्क करता है और ये मेटल होती है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो R वर्क करता है वो एक बेस की तरह वर्क करता है, या कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। जैसी रिएक्शन देगा वैसे ही ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R देता है। जब कभी भी ये वाटर की प्रेजेंस में आ जाए या किसी प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आ जाए, प्रोटिक सॉल्वेंट जो कि H+ दे सके, तो वहां पर ये इसके साथ रिएक्ट करके एक न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह रिएक्ट करेगा और एल्केन बना देगा, जबकि मैग्नीशियम कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो अगर यहाँ इसकी सिंथेसिस में हम ड्राई ईथर की जगह कोई प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्म में ना पाकर एल्केन की फॉर्म में पाएंगे। वो इसको H+ प्रोवाइड कर देगा जिससे ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ड्राई ईथर होता है, स्पेशली डाईइथाइल ईथर, वो एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है जिससे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो स्टेबल फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस में हमें मिलता है। अगर इसके प्लेस पर कोई भी हम सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है और प्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा जिससे कि हमें एल्केन मिल जाएगा। आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन जो कि है राइट द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन एंड टेरिलीन। हमसे नियोप्रीन या टेरिलीन के मोनोमर पूछे हुए हैं। इस तरीके का क्वेश्चन जनरली सेक्शन बी में भी दिखाई देता है जहां 3 पॉलीमर दे दिए जाते हैं। अभी 2-3 साल पहले केवलार भी हमसे पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ केवलार के मोनोमर भी डिस्कस कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमसे मोनोमर पूछा हुआ है नियोप्रीन का। नियोप्रीन जो कि क्लोरोप्रीन से मिलके बना हुआ होता है, आइसोप्रीन का रिजेम्बलेंस शो करता है ये, और ये एक सिंथेटिक इलास्टोमर होता है। तो अगर हम देखें कि क्या है नियोप्रीन, 4 कार्बन की चेन, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड, सेकेंड कार्बन पर Cl, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोप्रीन। यही है मोनोमर नियोप्रीन का। हमसे एक मोनोमर पूछा हुआ है तो दैट इज द मोनोमर ऑफ क्लोरोप्रीन। लेकिन अगर हमसे सिंथेसिस की रिएक्शन पूछी जाए तो यहाँ और यहाँ इस कार्बन पर लेफ्ट हैंड वाले कार्बन पर और इस पर एडिशन रिएक्शन होती है, 1,3 एडिशन होता है जिससे कि हमें क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन मिलेगा। तो ये एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एडिशन हुआ जिससे कि ये डबल बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड टूटा होगा तभी इधर एडिशन हुआ होगा और इसका नाम है नियोप्रीन। तो ये एक सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है, एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। सेकेंड हमसे पूछा हुआ है टेरिलीन। तो टेरिलीन जिसको कि हम डेक्रॉन के नाम से भी जानते हैं, ये एक पॉलीएस्टर है, सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है और कोपॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल भी है। वो पॉलीमराइजेशन जिनमें कि मोनोमर ऐड हो जाते हैं विदाउट द रिमूवल ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन, जैसे कि हमने अभी नियोप्रीन देखा। जबकि अगर मोनोमर्स ऐड हो और उनका एडिशन किसी बाई प्रोडक्ट के रिमूवल के साथ साथ हो तो उस तरीके के पॉलीमर को हम कंडेंसेशन पॉलीमर और फिनोमिनन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। टेरिलीन उसी का एग्जाम्पल है। तो हमसे पूछा हुआ है इसके मोनोमर्स। इसके मोनोमर्स हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड। देख लेते हैं एक बार क्या है ये।
CH2 होल ट्वाइस OH OH। इस कंपाउंड का नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिक एसिड। इसको अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ से बेस का कोई भी H, ऐसे ये H और इसके साथ आने वाला OH, ऐसे इधर से OH और इसके साथ में आने वाला कोई H रिमूव हो जाएगा और वाटर रिमूव होगा। तो जब ये रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी। इस CH2 होल ट्वाइस के दोनों तरफ के OH वाटर की फॉर्म में रिमूव हो चुके हैं, बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर H निकला है, O रह गया है, तो ये रह गया O डबल बॉन्ड O CO, ये होगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O O। तो दैट इज द रिपीट यूनिट ऑफ डेक्रोन, जो कि एक कंडेंसेशन पॉलीमर है और सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। तो व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ टेरिलीन और डेक्रोन? दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड। दे आर द मोनोमर ऑफ टेरिलीन एंड डेक्रोन। कुछ टाइम पहले, अभी एक आध साल पहले, ये 2017 से 18 से पहले, ये 18-19 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त हम। तो 2017-18 से पहले एक बार केवलार पूछा हुआ है। तो केवलार की मैं यहाँ रिएक्शन लिख देती हूँ, हालांकि ये मैंने अपने लेक्चर्स में आपको समझाया भी है। तो जब टेरिथैलिक एसिड डाइक्लोराइड और पैरा अमीनो एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें केवलार मिलता है, और ये पॉलीअमाइड्स का एग्जाम्पल है। पॉलीअमाइड जो कि सिंथेटिक फाइबर का ही टाइप होते हैं। पॉलीअमाइड्स और पॉलीएस्टर दोनों ही सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, दोनों ही कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाते हैं। तो देखते हैं, इस कंपाउंड का नाम है टेरिथैलिक एसिड डाइक्लोराइड और ये है पैरा अमीनो एनिलीन। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H, ऐसे ये H निकल जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो मिलेगा ये बेंजीन रिंग, इसके दोनों तरफ CO, Cl निकल चुका होगा, यहाँ पर हमें मिला NH, बेंजीन रिंग NH। तो ये एक पॉलीअमाइड है, इसका नाम है केवलार। ये सिंथेटिक फाइबर का ही एग्जाम्पल है। सिंथेटिक फाइबर में बाकी हमने देखा था नाइलॉन 6-6, नाइलॉन 6-10, नाइलॉन 6 एंड केवलार। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंक्शनैलिटी ऑफ अ पॉलीमर, एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमसे फंक्शनैलिटी पूछी हुई है एक एग्जाम्पल के साथ। तो फंक्शनैलिटी, जैसा कि हमने अभी भी समझा था थोड़ी देर पहले, कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट को ही हम, मोनोमर की नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट को ही हम फंक्शनैलिटी जानते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट इन अ मोनोमर इज नोन एज फंक्शनैलिटी। तो जैसे कि अभी हमने इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन के केस में देखा था कि हमारे मोनोमर की जो बॉन्डिंग साइट थी वो 2 थी, जिसकी वजह से इसकी फंक्शनैलिटी 2 है। तो जब तक बॉन्डिंग साइट 2 या 2 से ज्यादा नहीं होंगी तब तक पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट कितनी है, 2। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये जो एडिशन हुआ इन दोनों कार्बन के दोनों तरफ हुआ। अगर ये n मॉलिक्यूल हैं तो ये n टाइम इस तरीके से ऐड होंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट कितनी है हमारे मोनोमर में, इसी को हम बोलते हैं फंक्शनैलिटी। हमसे कहा कि एक एग्जाम्पल देके बताइए। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, और हमने पढ़ा भी था बच्चों की फंक्शनैलिटी के बेसिस पर कोई भी पॉलीमर 3 तरीके का होता है। फंक्शनैलिटी के बेसिस पर हमारा कोई भी पॉलीमर 3 तरीके का हो सकता है, या तो वो लीनियर होगा, या वो ब्रांच्ड होगा, या वो नेटवर्क होगा। जब फंक्शनैलिटी 2 हो तो लीनियर पॉलीमर बनता है, जब फंक्शनैलिटी 2 से ज्यादा हो तो ब्रांच्ड पॉलीमर बनता है, जब फंक्शनैलिटी मोर देन 2 हो या 3 डायमेंशनल टाइप ऑफ कंपाउंड बने तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर जैसे कि इस तरीके से ये बनाएंगे, और इसका एग्जाम्पल है HDPE। इसका एग्जाम्पल है HDPE। लेकिन अगर 2 लेयर के बीच में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शंस है, तो बॉन्डिंग साइड तो है, साइड की चेन में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये बनाएंगे ब्रांच्ड पॉलीमर। फंक्शनैलिटी 2 से ज्यादा है, इसका एग्जाम्पल है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लेकिन अगर 2 लेयर के बीच में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, फंक्शनैलिटी अब भी 2 से ज्यादा है बट प्योर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर। और इसके एग्जाम्पल्स होती हैं रेजिन,
जितनी भी रेजिन होती हैं, या बेकेलाइट कहें, पीएफ रेजिन, यूएफ रेजिन, इसके एग्जाम्पल हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एग्जाम्पल है बेकेलाइट का, जहां पर फंक्शनैलिटी 2 से ज्यादा होती है और 3 डायमेंशनल टाइप ऑफ कंपाउंड बनता है, नेटवर्क टाइप ऑफ कंपाउंड बनता है। तो देखते हैं बेकेलाइट। एक बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी हुआ है, इसलिए मैं आपको ये इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। यह है कंपाउंड फिनॉल। जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का। जब हायर टेम्परेचर पर या सूटेबल टेम्परेचर पर इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये आपस में रिएक्ट करके नोवलेक बनाती हैं। इसको इस तरीके से देखिए, ये एक OH है जिसकी ऑर्थो पोजीशन पर ये CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है। ये जो CH2 ग्रुप है, यहाँ से OH और यहाँ से H अगर निकल जाए तो ये वाटर निकल जाएगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग साइट बन गई और बॉन्डिंग साइट 2 से ज्यादा है। पैरा पोजीशन का जो CH2 है वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करे, दूसरे इस कंपाउंड की पैरा पोजीशन से H के साथ ये रिमूव हो जाए तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर OH है पैरा पोजीशन पर, इसी तरीके से पैरा पोजीशन पर यहाँ पर OH है। मैं इसको यहाँ दिखा देती हूँ ठीक से। यह हर एक पैरा पोजीशन पर OH है और इनकी ऑर्थो ग्रुप से ये CH2 अटैच हो गया है। इसको बोलते हैं हम नोवलेक, इस फॉर्म को पीएफ रेजिन की या बेकेलाइट की। तो बेकेलाइट में आपने देखा, इसको हम आगे बॉन्ड से जोड़ने की वजह से इसको दिखा सकते हैं। ये तो यहाँ देख रहे हैं आप, 2 से ज्यादा फंक्शनैलिटी है, इसी को हम बोलते हैं फंक्शनैलिटी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने 2018-19 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं 2017-18 के क्वेश्चन। तो इसमें हमने 17-18 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंक्शनैलिटी। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, विल यू प्रेफर टू पॉलीमराइज एक्राइलोनाइट्राइल अंडर अनायनिक और कैटायनिक कंडीशन। क्या आप एक्राइलोनाइट्राइल को अनायनिक और कैटायनिक कंडीशन के अंडर पॉलीमराइज करना प्रेफर करेंगे। तो इसका आंसर है बच्चों नो। No, we will not prefer to polymerize polyacrylonitrile in cationic और anionic condition। इसका रीजन समझते हैं, हमें रीजन देना होगा। PAN जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, ये अपनी 2 प्रॉपर्टी की वजह से जाना जाता है। उन प्रॉपर्टी को इसका लिविंग कैरेक्टर कहते हैं। वो जो इसकी 2 खासियत हैं, 2 प्रॉपर्टी हैं, उसको इसका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है रिजिडिटी एंड टफनेस। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल अपनी इन 2 प्रॉपर्टी की वजह से जाना जाता है। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का जब ऑटोनोमसली खुद ही पॉलीमराइजेशन होता है तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है और उसमें ये अपना लिविंग कैरेक्टर मेंटेन रख पाता है, रिजिडिटी और टफनेस रह पाती है। लेकिन अगर ये सेम पॉलीमराइजेशन कैटायनिक या अनायनिक, अगर देखें तो अनायनिक इसका पॉलीमराइजेशन ही होगा, लेकिन जब कभी भी कैटायनिक या अनायनिक कंडीशन में इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो कुछ साइड चेन रिएक्शंस होती हैं और उन साइड चेन रिएक्शंस की वजह से इसका लिविंग कैरेक्टर का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ये मार्केट में जाना जाता है या जिन प्रॉपर्टीज की वजह से इसको मेनली यूज किया जाता है। सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट प्रेफर टू पॉलीमराइज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इन कैटायनिक और अनायनिक कंडीशन। तो ये अपनी लिविंग कैरेक्टर का लॉस कर देता है ड्यू टू साइड चेन रिएक्शन इन कैटायनिक और अनायनिक कंडीशन। दैट्स व्हाई वी विल नॉट प्रेफर इट। सो बच्चों, आज हमने यूनिट 5 का भी अपना रिवीजन पूरा कर लिया है। आई होप आप सब अपने वेल प्रिपेयर्ड होंगे एग्जाम के लिए। अगर आप किसी और फॉर्म में चाहते हैं रिवीजन करना तो आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि आप किस फॉर्म में रिवीजन करना चाहते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर और कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।